जागृति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देखते होंगे कि हम जागृति न्यूज के माध्यम से अलग अलग मान्यवरों के मत, उनके विचार, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज हमारे साथ है पूरे देश भर में जिनका ज्यादा संविधान के ऊपर प्रचार और प्रचार चालू है, जिन्होंने भारत सरकार को कुछ दस्तावेज दिए हैं कि भारतीय संविधान का कैसे लागू किया जाए। उनका ज्यादा आदिवासी बहुबाल में ज्यादा काम है। जो अभी एपीआई यानी अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है, विजय जी मानकर साहब, आपका जागृति न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है, चुनाव सुधार कर कनेक्टिविटी ये हो गया, कनेक्टिविटी लूज हो गया। शुरू में सर, आप इस विषय पर आपका जो मत है, आपके जो विचार है, पहले आप बताइए इस विषय पर। देखिए, भारत की जो चुनावी व्यवस्था है अभी प्रिवेलिंग फॉर्म में जो है वो अप्रातिनिधिक है। वो अप्रातिनिधिक इसलिए है क्योंकि इसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विथ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट विक्ट्री कहते हैं। यानी केवल एक सीट और एक वोट जो है अगर मिल जाए ज्यादा आपको उस सीट पे, तो आप जो है जीत कर जा सकते हैं। यानी अगर मैं उदाहरण दूं, अगर लोकसभा का मैं उदाहरण दूं, तो लोकसभा में यदि किसी एक कैंडिडेट को 5 लाख वोट मिलते हैं और दूसरे कैंडिडेट को यदि 5 लाख से एक वोट भी ज्यादा मिल जाए, तो वो कैंडिडेट पार्लियामेंट जाएगा, दूसरे कैंडिडेट को घर बैठना पड़ेगा। यानी एक ही साथ में 5 लाख वोटर्स जो है वो अप्रातिनिधिक हो जाते हैं। इसको मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। जो दुनिया में डेमोक्रेसीज है, 105 जो डेमोक्रेसीज है, उसमें केवल 24 डेमोक्रेसीज जो है वो इस तरह के सिस्टम को यूज करती है। और इसके अंदर में जो है केवल जो 3 से 4 जो कंट्रीज है डेवलप्ड, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया या ब्रिटेन हो गया, वहां पर जो है वो कंट्रीज इसको यूज करती है। बाद में दुनिया में इस सिस्टम को कोई यूज नहीं करता। तो इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को जो हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल से, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो वो जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो अप्रातिनिधिक है। ये इसका सबसे बड़ा एक काम है। जो दुनिया जिसको यूज करती है उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या हाइब्रिड या मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के साथ जो है वो एफपीटीपी को यूज किया जाता है। अगर मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करूं तो केवल 24 कंट्रीज एफपीटीपी यानी मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम को यूज करती है और 81 कंट्रीज जो है वो पीआर सिस्टम को और मिक्स सिस्टम को यूज करती है। ये पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है हमारे देश में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग नहीं, कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर पर तो सीलिंग है, पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो एक्सपेंडिचर पर सीलिंग नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा जो है वो लिमिटेशन है। तीसरा जो है, इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को जो है वो पैसा जो है वो पब्लिक फंडिंग नहीं दी जाती। ये तीसरा बड़ा मेजर लिमिटेशन है। चौथा, मीडिया रेगुलेशन का जो है हमारे यहाँ लॉ नहीं है चुनाव को लेकर, कम से कम जो है। और पांचवा जो है वो ईवीएम जो है, वो ईवीएम के अंदर में जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमने जो वोट डाला वो वही रजिस्टर हुआ। इसको देखने का जो मैकेनिज्म है, कम से कम जो पेपर ट्रेल काउंटिंग 100% होना चाहिए, वो भी नहीं है। और बैलेट के ऊपर में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने मोटी मोटी आपको जो है वो बातें एनलिस्ट की है। मैं समझता हूं जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। पर ये मेजर जो हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को जो स्वीकारा संविधान सभा ने, वो जो है वो मेजर प्रॉब्लम है चुनावी व्यवस्था का। अभी उधर से नहीं आया कोई? आप लोग उधर देख रहे हैं? नहीं, अभी जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के बारे में आप पूरा कम से कम पूरा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। बाद में लोगों के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे। मैं फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और जो है साथ में जो है वो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाऊंगा। तो अभी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि 105 जो कंट्रीज है उसमें केवल 24 कंट्रीज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या ब्लॉक वोट मेथड सिस्टम या पीबीवी मेथड सिस्टम यूज करती है।
जिसको मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है। 81 कंट्रीज जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या मिक्स्ड एंड हाइब्रिड या प्लूरल सिस्टम भी यूज करती है। दुनिया में 102 कंट्रीज जो है वो जो दूसरी मेथड जो मैं कह रहा हूं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिक्स्ड एंड हाइब्रिड सिस्टम को यूज करती है। और जो भारत के जैसा जो इलेक्टोरल सिस्टम है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट विक्ट्री, ये एशिया में केवल जो है मलेशिया और बांग्लादेश 2 कंट्री यूज करती है। पैलेस्टाइन और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में यूज करती है। बाद में जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, ग्रेनेडीज एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, और इसके साथ में जो है वो बहामास जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है वो उसको यूज करती है। और इसके अलावा यूएस और यूके में जो है ये सिस्टम है, कनाडा में ये सिस्टम है, और स्कॉटलैंड में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन जो यूएस और जो यूके है वहां और सारी बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म्स है। जैसे अगर मैं पर सीट पे यदि अगर वोटर की बात करूं कि भाई कितना कैंडिडेट एक वोट पे जाता है, तो भारत का चुनावी व्यवस्था सबसे ज्यादा अप्रातिनिधिक है। आज भारत की जो 140 करोड़ लगभग आबादी हो रही है और 545 जो एमपी है, तो लगभग हमारा जो है वो 24.5 लाख 25 लाख पे एक एमपी जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन में 1 लाख पर एक एमपी है। और मैं यदि थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करूं तो जो है ब्राजील में 4,12,000 पर एक एमपी है, साउथ अफ्रीका में 1,40,000 पर एमपी है, यूनाइटेड स्टेट्स में 7.5 लाख पर एक एमपी है, इंडोनेशिया पे जो है वो 4,80,000 पर एक मेंबर पार्लियामेंट है, बांग्लादेश में 5.5 लाख पर एक मेंबर पार्लियामेंट है, 1,35,000 पर जर्मनी में कैंडिडेट है, क्यूबा में केवल 20,000 लोगों पर एक प्रतिनिधि है, और यूके में जो है वो 1 लाख पर एक प्रतिनिधि है। अभी आप देखिए हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में 545 एमपी है, और यूनाइटेड किंगडम में 659 मेंबर पार्लियामेंट है, जबकि यूके की आबादी केवल 6.5 करोड़ है, हमारी आबादी लगभग 138 करोड़ है। हमारे जो हाउस ऑफ स्टेट्स है यानी राज्यसभा है वहां 245 एमपी है, यूके में 300 जो है वो एमपी है। अगर डेटा वाइज देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारा जो है वो जो मेंबर पार्लियामेंट है एमएलए है, जैसे एमएलए 3.5 लाख पर हमारे यहाँ एक एमएलए है, और ब्रिटेन में 1 लाख पर एक एमपी है। तो वो दूसरे कंट्रीज में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है। यानी हमने जो सीलिंग लगा दिया है 76 और 2001 में कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसलिए हम एमपी एमएलए नहीं बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिस्प्रोपोर्शनेट एमपी और जो है पॉपुलेशन रेशियो को या रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलेशन रेशियो को बनाती है। अब यदि मैं कहूं तो दुनिया की 134 कंट्रीज में चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा मिलता है। 29 कंट्रीज है जो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर जो है वो सीलिंग लगाती है, 44 जो कंट्रीज है वो कैंडिडेट्स पर सीलिंग लगाती है, और 36 कंट्रीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉर्पोरेशंस है यानी कंपनीज है उनके डोनेशन पर सीलिंग लगाती है। 80 कंट्रीज में जो है महिलाओं को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है दुनिया में। अभी सीडा के बाद जो कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है 1979 का जो ह्यूमन राइट्स का कन्वेंशन आया, उसके बाद 80 कंट्रीज में महिलाओं को रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। मैं समझता हूं कि ये मेजर इश्यूज है, और इसके लिए मैंने 10 बिल भारत के इतिहास में पहली बार जो है वो संविधान बनने से लेकर आज तक किसी ने 10 बिल, मैं बिल की बात कर रहा हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके बाद में डिलिमिटेशन एक्ट, उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013, फिर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केबल नेटवर्क जो है रेगुलेशन एक्ट, ऐसे जो है लगभग 10 लॉस को अमेंड करके भारत की चुनावी व्यवस्था जो है वो कैसे प्रातिनिधिक बनाई जा सकती है, इसके लिए मैंने जो है वो 10 बिल ऑलरेडी संसद को दिए हैं, और उनको अभी मैं प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूं। ये पेटिशन नहीं है जो कलेक्टर को देते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं, ये एक्चुअली भारत के संविधान को अमेंड करके, और ये जो लॉज मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से लेके जो बाकी लॉज मैंने बताया उनको अमेंड करके भारत की चुनावी व्यवस्था को प्रातिनिधिक बनाया जाए, और 150 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हो और 675 जो है वो राज्यसभा में हो, और 6,000 के ऊपर एमएलएस का कैलकुलेशन निकाल के दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ओपन लिस्ट हो, और एफपीटीपी में 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, और नेशनल लेवल पर जिस पार्टी को केवल 0.15% वोट मिल जाए
उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है लोकसभा में जाना चाहिए पीआर सिस्टम में। ये सारा कैलकुलेशंस जो है मैंने करके दिया है, और दे आर एक्चुअली बिल्स विच आर सपोज टू बी ड्राफ्टेड इन द यू सी हाउस ऑफ द पीपल एंड द यू सी हाउस ऑफ द स्टेट्स। तो इसलिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में जो है वो ये पास हो, इसके लिए जो है वो ये बिल ऑलरेडी मैंने दिए हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि जब तक ये चुनावी सुधार देश में, समग्र चुनावी सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, तब तक गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, छोटे पार्टीज के लोग, मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर संसद में नहीं जा सकते। और 500 साल ये सिस्टम जो भारत के संविधान में हमने अडॉप्ट किया, संविधान सभा में ही 4 जनवरी 1949 को जो संविधान सभा ने बगैर रिसर्च किए जो है वो गलत निर्णय लिया है, उसके वजह से हमारे देश की चुनावी व्यवस्था अप्रातिनिधिक हो गई है। प्लीज यू कैन कंटिन्यू। आप लोग उधर ऑब्जर्व करते रहो। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास अभी एनएनएफ के संस्थापक अध्यक्ष माननीय सुनील भालेराव जी सर है। भालेराव जी सर, अब मानकर साहब ने जो अभी जो कहा वो आपने सुना है, इसके संदर्भ में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। एक्चुअली मानकर सर को मैं बहुत बार सुना हूँ, और मानकर सर ने जो 16 पेपर्स मेमोरेंडम भी पार्लियामेंट में दिए हैं। सर, हमारा ये कहना है, पूछना है कि ये तो सभी के लिए जो चुनाव सुधार है सभी के फायदे के हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हमें हमारे सही प्रतिनिधि वहां पर चुन के भेजने हैं, तो सर सही प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाए। इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1932 का पुणे पैक्ट जो रिजेक्ट किया था, लेकिन गांधी जी ने जबरदस्ती से उनको साइन करना पड़ा, सर रियल रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर चुन के भेजने के लिए, क्योंकि सभी समस्याएं हल होने का जो स्थान है वो पार्लियामेंट है, विधानसभा है। तो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने के लिए सर क्या हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या सुधार इसमें किया जाने चाहिए? धन्यवाद। देखिए, पूरा पैक्ट का संदर्भ आपने लिया। मैंने पूरा पैक्ट पे एक बहुत बड़ा बुक लिखा है, 2012 में उसका 2nd एडिशन शायद पब्लिश हुआ। ये वो बुक है जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, लगभग 500-550 पेजेस का जो है वो बुक है। मैं 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा। जब कम्युनल अवार्ड आया था या कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे, तो जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी हम कहते हैं 1932 के, तब भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी, और वो जो एक सेटलमेंट था कम्युनल इलेक्टोरेट्स का जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और उसके पहले जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए हुआ करता था। तो ये जो सेटलमेंट है, ये जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब ये जो है वो सेटलमेंट जो है वो इंडिया में हुआ था। यदि उस समय अगर पुना पैक्ट नहीं होता और कम्युनल अवार्ड यदि कंटिन्यू होता, तो मैं समझता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही वोट करते, तो वो जरूर जो है वो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा जा सकते थे। जैसे मुस्लिम्स के गए वैसे शेड्यूल्ड कास्ट के भी जा सकते थे। लेकिन जो है वो जब डेमोक्रेसी का सेटलमेंट हम जब पूरे देश में कर रहे थे और संविधान जो है वो जब बन रहा था, उस समय जो है वो कम्युनल इलेक्टोरेट को छोड़ा गया। ये एक बात को हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। और मुस्लिम्स लोगों के भी कम्युनल इलेक्टोरेट उन्होंने जो है वो छोड़े, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के थे वो भी जो है वो छोड़े गए। तो मैं समझता हूं कि पुना पैक्ट का संदर्भ ये 1949 के पहले का जो है वो ये है, लेकिन अब हमें जो है 1950 के संदर्भ के आगे छोड़ना पड़ेगा। जिस बात पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि 4 जनवरी 1949 को फिर दूसरा चांस आया था, उसे मैं पुना पैक्ट पार्ट 2 कहता हूं, जहां पर संविधान सभा को यह सोचने का मौका था कि हम किस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम जो है अपने संविधान में अपने देश के लिए अडॉप्ट करें। वहां फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बिना सोचे, बिना रिसर्च किए
एक दिन के डिबेट में जो है ब्रिटिश सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट कर लिया, इलेक्टोरल सिस्टम को। तो मैं समझता हूं कि अब हमें जो कुछ थिंकिंग करना है वो नए संदर्भ में करना चाहिए। पुराना पुना पैक्ट का संदर्भ पुराना हो गया। लेकिन सर, डेमोक्रेसी का एक मूल सिद्धांत है संख्या का। जैसे कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी सिद्धांत को लेकर डेमोक्रेसी में ये भी माना जाता है कि लोगों के सही प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में अगर नहीं जाए तो लोगों की समस्याएं सुलझने के बजाय उलझ जाएगी, और वही 1950 के बाद होते आया है। तो इस पर सर थोड़ा आपका मत रखिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यदि होता है तो जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट है उतने उसके एमपी और एमएलए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी को 35% वोट मिला अभी लोकसभा में, तो उसके लगभग 175-80 एमपी होना चाहिए, पर इस सिस्टम में उसको 300 एमपी आए हैं। और बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जिनको 1-2% वोट मिला है नेशनल लेवल पर, उनका एक भी एमपी नहीं है लोकसभा के अंदर में, या अगर है तो भी परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो जब तक नहीं आएगा तब तक जो है आपके सारे लोगों को चुनकर जो जाना है कम परसेंटेज ऑफ वोट में, वो आप नहीं जा पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पीआर सिस्टम में महिलाओं के रिजर्वेशन के अलावा एससी एसटी का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये जो है महत्वपूर्ण एक मुद्दा था जिसको संविधान सभा में जो है वो बगैर सोचे समझे रिजेक्ट किया गया 4 जनवरी 1949 को, बगैर कोई रिसर्च के। इलेक्टोरल सिस्टम पे कोई रिसर्च ही नहीं था, कोई कमेटी सब कमेटी नहीं बनी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया। आई एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया जिसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एससी एसटी का रिजर्वेशन कैलकुलेट करके दिया। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि जब तक एफपीटीपी रहेगा तब तक के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नहीं जाएंगे। अभी जो सरकारें बन रही है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो केवल 45% जो है उसको वोट परसेंट है, जिसका मतलब ये होता है कि उसको 250 से कम सीटें मिलना चाहिए थी, पर उसको 325 से ऊपर सीटें मिल गई। तो माइनॉरिटी वोट की सरकारें बन रही है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और साथ में मिक्स्ड सिस्टम, यानी 2 मेंबर की जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेगी। आपकी जो लोकसभा है या विधानसभा है, एक नहीं 2 मेंबर जीतकर जाना चाहिए उसमें। और अगर 2 लोग जीतकर जाते हैं तो कम से कम 80-90% वोटर्स जो है वो प्रातिनिधिक उसमें हो जाएंगे। और जो पार्टीज है, छोटी पार्टीज है, वो अगर 0.15% यानी 0.15% भी वोट ले तो उनका 1 एमपी 2 एमपी कम से कम जो है 3 एमपी जो है वो गारंटीड हो जाएंगे लोकसभा के अंदर में। सेम फॉर्मूला विधानसभा में भी मैंने निकाल के दिया है। तो इसमें जो है वो काफी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो छोटी पार्टियों के और मार्जिनलाइज लोगों के चुनकर जा पाएंगे। जी धन्यवाद सर। सर, हमारे प्रेक्षक गण सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो 16 मेमोरेंडम पार्लियामेंट को सबमिट नहीं, किए ये हैं। मेमोरेंडम नहीं, बिल है भालेराव जी। बिल, जी ये जी, बिल है, जो बिल जिससे संविधान अमेंड होता है या कोई लॉ अमेंड होता है, वो बिल बना के दिए है। जी सर। सर, ये 16 में से जो इम्पोर्टेंट बिल्स है, क्या हमारे श्रोताओं को उसकी जानकारी मिलेगी? देखिए, 10 बिल्स जो है वो पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए है, जिसमें ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं कि जो 150 एमपी लोकसभा में होना चाहिए, 675 राज्यसभा में होना चाहिए, फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम 2 मेंबर होना चाहिए, साथ में पीआर सिस्टम होना चाहिए जिसका कट ऑफ लिमिट जो है 0.15% वोट होगा। फिर जो है इसके अंदर में जो है पब्लिक फंडिंग होना चाहिए नेशनल इलेक्टोरल फंड से, मीडिया रेगुलेशन का लॉ होना चाहिए, फिर उसके बाद में नए इलेक्टोरल ऑफेंसेस होना चाहिए, उसके बाद में ईवीएम में पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए। यदि अगर बैलेट से करना है तो वो भी मैं सेपरेट बिल बना के दे सकता हूं। वो बात मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के आगे रखी है कि भाई अगर आपको बैलेट से ही लाना है तो इस बहुत आसान है, वो तो बिल बनाना और भी आसान है। इसके साथ न्यू इलेक्टोरल ऑफेंसेस है, उसके बाद में जो इलेक्शन कमीशन के जो है एडिशनल पावर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो परमानेंट सिंबल देने की बात है, नेशनल और स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया को रिड्यूस करने की बात है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी और चीजें जुड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन की।
तो ये तमाम कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को करने के लिए मैंने जो है वो 10 बिल दिए हैं। 2 बिल भारत के संविधान में मानव अधिकारों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिए हैं। जो हमारे भारत के संविधान में जो मानव अधिकार जो है वो, जिसको हम सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ जो है वो ह्यूमन राइट्स कहते हैं, या इवन फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया तब जो है वो आया। राइट टू इंफॉर्मेशन, जब हमने इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया 2005 का, तब वो आया। उसके पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं था। और उसके बाद इकोनॉमिक जो है वो सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल एंड अदर पीपल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू एनवायरमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसलिए उनको 2 बिल्स मैंने किया। 2 बिल एक्सक्लूसिवली आदिवासी जो है वो एबोरिजिनल ट्राइब्स है, देश के इंडिजिनियस पीपल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एबोरिजिनल आइडेंटिटी छोड़ी गई जब संविधान बन रहा था, तो उसको अमेंड करके जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स यूएन ने जो डिक्लेयर किए, आईएलओ कन्वेंशन 169 एंड यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007, इसके सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स, जिसमें जल जमीन जंगल के वो मालिक बन सके, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, उसके जो है सेकंड जनरेशन के राइट्स के 2 बिल दिए। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लीव अलोन अ फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट अ राइट एट ऑल, इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट, और वो स्टेट के डिस्क्रिशन पर है कि आरक्षण कैसे दे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल जो है वो, इसी साल फरवरी में भी एक जो है वो डिसीजन दिया, और रिपीटेडली ऐसे डिसीजन दे रहा है। और रिजर्वेशन को स्ट्रांग फुटिंग पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए जो है वो मैंने उसको 2 बिल्स बनाए, जिसमें रिजर्वेशन इन जुडिशियरी का भी जो है वो प्रोविजन मैंने किया है। इस तरह से ये 16 बिल्स है, मेमोरेंडम नहीं बिल्स है, जिसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ अमेंड होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत की पूरी डेमोक्रेसी और पॉलिटी जो है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। बचे हुए और भी कुछ बिल्स है माइंड में, जिनको अगर ये बिल पहले लॉट में अगर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते प्राइवेट मेंबर बिल करके, तो फिर मैं लाऊंगा वो। जी धन्यवाद सर। सर, आए दिन यह गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके जुडिशियल एक्टिविज्म करके रिजर्वेशन के ऊपर हथौड़ा डालने का काम कर रही है। आए दिन ये हो रहा है, इसके ऊपर आपका मत क्या है सर? नहीं, ये ठीक नहीं है इसमें, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सारे जो है वो वीकनेसेस है, और जब तक वो वीकनेसेस को हम पॉजिटिव वे में अमेंड नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं रहेगी। देखिए, अभी आप रिजर्वेशन में, जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है। क्यों रिजर्वेशन नहीं है जुडिशरी में? क्योंकि अगर आप आर्टिकल 15(4) को और जो है 16(4) को पढ़ते हैं, और आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं, या 124 को यदि आप पढ़ते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उनको यदि पढ़ते हैं, तो आप ये पाएंगे कि रिजर्वेशन is in appointment and post, and in the appointment and post of the state. But according to Article 13 of the Constitution of India, judiciary is not a state. यदि आप आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे, तो जुडिशरी को स्टेट नहीं बोला गया। तो व्हाट इज जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये स्कीम सेटल्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जजेस जो है ये ऑफिस है, ये पोस्ट नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, और ऑफिसेस में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसेस में। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिसमें बहुत बड़े बड़े मेजर इश्यूज है। मैं शायद कुछ दिनों में आवाज टेलीविजन को इस विषय के ऊपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाला हूं, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर। आज हमारा विषय कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस विषय पर मैं थोड़ा रिजर्व रहूंगा। एक वीक में मैं एक इंटरव्यू देने वाला हूं उनको। पर ये सारी चीजें जो समस्या है इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव अमेंडमेंट करना पड़ेगा जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। ये मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें लाया है मेरे बिल्स में इसके। जी सर। सर, जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्शन सिस्टम। तो सर, ईवीएम के ऊपर आपने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं,
ईवीएम के ऊपर आपने बहुत सारे सेमिनार्स किए सर, थोड़ा विस्तार से क्या हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईवीएम मशीन्स और सिस्टम? नहीं, यू सी द ओनली एडवांटेज ऑफ ईवीएम इसकी इलेक्शन फास्ट होता है, रिजल्ट फास्ट आता है, उसके अलावा एडवांटेज क्या है आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में दो चीजों के अलावा कोई एडवांटेज है। देखिए, पूरी चुनाव प्रक्रिया जब देश में होती है तो 3 महीना लगता है और रिजल्ट जो है हम 3 घंटे में चाहते हैं। ऐसा क्यों? जब चुनाव कराने के लिए 3 महीना पूरा लगता है, इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रीय लेवल की चुनाव की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्स की, उसमें 3 महीना लग जाता है। इवन अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव देखेंगे तो कोई भी चुनाव 45 डेज के पहले नहीं होता, लेकिन हम ये ईवीएम से चाहते हैं कि 3 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर हो। ऐसा क्यों? ये जो ईवीएम है इसके अंदर में मैंने वोट डाला, वो वोट मेरा वोट, मैंने जिसको दिया वही रजिस्टर्ड हुआ, इसको जांचने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी पेपर ट्रेल निकल रहा है, चिट निकल रही है, लेकिन वो पेपर ट्रेल काउंटिंग जो है वो जब तक कम से कम 50% पेपर ट्रेल काउंटिंग नहीं होती तब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि मैनिपुलेशन हुआ या नहीं हुआ। ये बड़े गहन इश्यूज है ईवीएम के। दूसरा, दुनिया की बहुत सारी जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है वो ईवीएम से चुनाव नहीं करती, वो बैलेट से कराती है। तो यदि ईवीएम से चुनाव कराना है तो मेरा सिंपल जो है वो कहना है कि भाई आप 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग कर लो। काउंटिंग में अगर 2 दिन भी लगते, पहले जब बैलेट से होता था तब भी 2 दिन लगते थे चुनाव का रिजल्ट आने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई जिसने वोट डाला बरोबर उनका वोट जो है वहीं पर पड़ा। और अगर नहीं तो सीधा बैलेट से भी चुनाव किया जा सकता है। तो इधर पेपर ट्रेल काउंटिंग 100% और बैलेट पे रिवर्ट होने की जरूरत है। अदरवाइज जो है जब तक ईवीएम से इस तरह चुनाव होगा मैनिपुलेशन होने की संभावना इसमें 100% है, बिकॉज एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज नॉट हैकिंग प्रूफ। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हैकिंग नहीं हो सकती हमारे कमीशन हमारी जो है मशीन में, तो इसको मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होगा वो इसको हैक करके दिखा सकता है। तो इसलिए जो है इसको टैंपर करके दिखा सकता है, तो प्रोग्रामिंग करके दिखा सकता है उसी मशीन को। अगर मैं हैकिंग के वर्ड को ना भी यूज करूं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन मशीन है यदि कहती है, फिर भी उसको जो है वो टैंपर किया जा सकता है, प्रोग्राम रिप्रोग्राम किया जा सकता है, कोई अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर हो तो इसलिए 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग या तो वापस बैलेट पे जाना, यही इसका समाधान। जी सर। सर क्या हम जान सकते हैं अभी ईवीएम के समर्थन में मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, क्योंकि कांग्रेस भी एक हद तक उसको विरोध कर रही है लेकिन चुप हो जाती है। बीजेपी को तो 100% ईवीएम ही चाहिए क्योंकि उनको सत्ता में आना है। तो लोगों इसे सही असल में ईवीएम हटाने के लिए हम या आप या समाज क्या क्या कर सकता है? देखिए, 2 रास्ते मैंने इस पे बताए हैं और मैंने काफी लोगों से भी पब्लिकली भी इस पे बात की है, क्योंकि मैं 2014 से ही ईवीएम के इश्यू पर काम कर रहा हूं। और लोग जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस डाला, ठीक है, वो तो आपका संवैधानिक अधिकार है, एक मार्ग है, लेकिन इससे उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझने की जरूरत है। ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इश्यू नहीं है, ये साथ में टेक्नोलॉजिकल इश्यू भी है। तो दोनों चीजों को समझकर काम करना पड़ेगा। तो मैंने 2 रास्ते बताए हैं। एक, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल है। कांग्रेस इसलिए शामिल है क्योंकि राजीव गांधी के पीरियड से ही ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया और राजीव गांधी के पीरियड से ही ईवीएम जो है वो इंट्रोड्यूस होकर आई है और उसमें जो है वो कांग्रेस पहले जीतते रही है। अभी कांग्रेस कहती तो है कि भाई ईवीएम हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में ईवीएम को हटाने का, जो बहुत सिंपल बिल है, जो कांग्रेस का कोई भी एडवोकेट जो है, कपिल सिब्बल जी है, मनोज सिंघवी जी है, वो बना सकते हैं। और अगर वो नहीं बना सकते तो मैं बना कर देता हूं, क्योंकि मैंने 16 बिल बनाए। ये बात मैंने पब्लिकली बोली है कि इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ड्राफ्ट यूसी सच बिल, बिकॉज इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ यूसी 1 वीक और 10 days टू ड्राफ्ट सच अ बिल, अपार्ट फ्रॉम द यूसी टाइम व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर यूसी कंप्यूटराइजेशन। तो वो जो सारी चीजें हैं वो कांग्रेस प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रही। अब यदि प्राइवेट मेंबर बिल अगर कोई भी पार्टी इंट्रोड्यूस करती है और उस पर वोटिंग होती है और अगर बिल गिर भी जाता है, तो कम से कम एक चीज देश में क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी पार्टीज को ईवीएम चाहिए, कौन सी पार्टीज को ईवीएम नहीं चाहिए। ये एक रास्ता है जो अभी जब तक सरकार की मेजॉरिटी चेंज नहीं होती है, एक रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। दूसरा एक रास्ता मैंने जो है वो लोगों से कहा कि भाई कोई भी कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है
यदि ये चैलेंज को स्वीकार करता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि अवर E3 मशीन कैन नॉट बी यूज्ड टैम्पर्ड और हैक, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मैं दिलवाता हूं और लीगल वे में जो है वो ये मैनिपुलेशन या टैंपरिंग का जो या रिप्रोग्रामिंग का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी दुनिया के आगे जो है वो करके दिखाया जाए और फिर उसका डेटा जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो लाया जाएगा और उसके बाद ईवीएम को हटाने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट है या और भी जो स्टेप्स है वो उठाई जा सकती है। मेरे लिहाज से ये दो सबसे इफेक्टिव जो है वो स्टेप्स है जिससे ईवीएम हट सकती है। और भी सुप्रीम कोर्ट में केस डालना काफी लोगों ने डाला पर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में एक नागरिक को या एनजीओ को जाने का जो है वो राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। जो है वो रूल 34 जो है उसके हिसाब से आपको राइट नहीं है, वो केवल कंट्रीज को राइट है, व्यक्ति और जो है वो एनजीओ को राइट नहीं है। और यूएन वगैरह को पिटीशन देकर जो है वो अभी इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का इश्यू को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के खुद के रिजोल्यूशन थे कि प्लेबिसाइट होना चाहिए लेकिन उस पर यूएन में कोई एक्शन नहीं हो रही, तो ये पिटीशन यूएन न्यूयॉर्क वगैरह में जाके इस पे कोई बहुत बड़ी एक्शन हो जाएगी ये मान लेना जो है वो संयुक्तिक नहीं है। प्रयास करना एक अलग बात है, लोगों ने प्रयास किया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भारत में ये दो रास्ते हैं जिससे ईवीएम हटाई जा सकती है। जी धन्यवाद सर। सर एक संविधान के बारे में आपने एक शब्द कहा था, कुछ लूप होल्स है, और हमने भी कहीं पढ़ा है कि कांग्रेस ने संविधान अमल में आने के बाद इतने सारे अमेंडमेंट्स किए, चेंजेस किए, और कुछ जो चीजें थी जो बाबा साहब अम्बेडकर को चाहिए थी संविधान में रहे वह मानी नहीं। तो सर क्या हमारे श्रोतागण जान सकते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं, वो लूप होल्स हैं, और कौन सी चीजें जो है जो बाबा साहब चाहते हुए भी डाल नहीं पाए? देखिए, एक तो पहली बात जो है मैं ये कहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्री ह्यूमन राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी ह्यूमन राइट्स जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो 10 दिसंबर 1948 को आया, लेकिन जिसको इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं वो 1966 में आया। तो जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस बाद में जो अमेंडमेंट हुए या जो ग्रो हुए, तो एक ह्यूमन राइट्स का जो है वो इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ। और मैं किसी व्यक्ति पार्टी इसके ऊपर में नहीं जाऊंगा क्यों हुआ, इसमें बहुत सारे कलेक्टिवली संविधान सभा के अंदर में सभी के पार्ट पे जो है वो लैप्सेस रहे हैं। मैं इसके ऊपर में जो है किसी भी पार्टी को या व्यक्ति को क्लीन चिट देने के लिए जो है वो तैयार नहीं हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा अध्ययन है दुनिया के लेवल का मुझे, इसलिए मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। तो कलेक्टिवली ये संविधान सभा ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और मैं समझता हूं कि संविधान सभा में जो है वो 296 जो है वो मेंबर पार्लियामेंट्स थे, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये चीजें आना चाहिए था। तो एक जो मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल सिस्टम प्रॉपर सेटल नहीं हुआ, दूसरा जो है वो ह्यूमन राइट्स का इसमें नहीं आना, तीसरा एबोरिजिनल ट्राइब वर्ड नहीं आना, और इंडिजिनस राइट्स के पहले पीढ़ी के भी इंडिजिनस राइट्स को स्ट्रांगली सेटल नहीं करना, चौथा रिजर्वेशन को स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं लाना, पांचवा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजंस नहीं होना। ये जो है वो प्रमुख जो है वो बातें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग है। मैं इसको कह रहा हूं कि मिसिंग ही है, ये किसी के माइंड में ही जो है वो नहीं आई। हो सकता है कि उस समय में ये डेवलपमेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, या थे लेकिन संविधान सभा में जो है प्रॉपर रिसर्च करके ये ड्राफ्टिंग नहीं हुई और प्रॉपर जो है वो वोटिंग नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि ये 5-6 बड़े मुद्दे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है, इसमें वीकनेसेस है, इसको पॉजिटिवली अमेंड करें अगर हम, तो हमारा देश और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे अच्छा और बन सकता है। ये ऑलरेडी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन इसको पॉजिटिव वे में अमेंड करना पड़ेगा। जी धन्यवाद सर। सर एक बात और विस्तार से हमें जाननी है कि जुडिशियरी के बारे में मैंने एक सवाल पूछा था, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, क्योंकि जुडिशियरी अभी पॉलिटिकली इतनी एक्टिव हो गई है, सोशली इतनी एक्टिव हो गई है जो ना होना चाहिए। आई थिंक जुडिशियरी कैन प्ले अ रोल ऑफ ओनली एडवाइजरी, और उसका डेफिनेशन डिटेल में कर सकती है।
जो भी गवर्नमेंट निर्णय ले उसका डेफिनेशन करने का ही राइट जुडिशरी को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर थोड़ा रिसेंट जो कुछ हियरिंग्स हुई है, डिक्लेरेशन दिए हैं जुडिशरी ने, वो रिजर्वेशंस के ऊपर हो या एनसीआर के ऊपर हो, सीए के ऊपर हो, सर जुडिशियल एक्टिविज्म पे थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा प्लीज। देखिए, डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में एक तो रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोविजन होता है, दूसरा जो है वो स्टेट होना जरूरी है, तीसरा जो है रूल ऑफ लॉ होना जरूरी है। और जब हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज का या जुडिशियल रिव्यूज का या जुडिशरी के पावर्स की बात करते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर इनहेरेंट है जुडिशरी को। और 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में जुडिशरी कैन नॉट enact the law, but it can interpret the law. That right is there with the judiciary. But what should be the principles of interpretation? ये क्लियर होने चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1996 का आया मंडेला जी के रेवोल्यूशन के बाद, उसको यदि आप उठाकर देखेंगे तो उसमें इंटरप्रिटेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है, यानी जुडिशरी ने इंटरप्रेट करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, इसका सारा जिक्र है। और उसके बाहर जाकर जुडिशरी इंटरप्रेट नहीं कर सकती। ऐसे प्रोविजंस और भी यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में है, जो यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशंस है, उनमें इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के प्रोविजंस है। दूसरी बात जो है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए हो रहा है, 2 चीजें। एक तो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें फ्रीजिंग पीरियड नहीं है, यानी जब जजेस रिटायर होते हैं तो इंपॉर्टेंट दूसरे जो कमीशंस है या जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स है या जो दूसरे ऑफिसेस है उस पर जाने के लिए वेटिंग पीरियड होना चाहिए, ये कहीं पर प्रोविजन नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि जजेस इधर जो है वो 67 इयर्स तक रहते हैं, 65 इयर्स तक रहते हैं, बाद में कोई कमीशन ट्रिब्यूनल्स पर या कहीं और जगह अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट रहती है, जो गवर्नमेंट इन डिस्पेंसेशन रहती है, उसको वो फेवर करते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तीसरा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का कहीं प्रोविजन नहीं, क्योंकि भारत का अंदर ये जो कॉलेजियल सिस्टम, जो फर्स्ट एंड सेकंड जो जजेस केस कहते हैं, उसके बाद जो कॉलेजियल सिस्टम आया, या 2015 में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को जो 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है जस्टिस खेकर की बेंच ने जो है वो रूल किया, उसके वजह से जो अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, उनका जो एलिवेशन कैसा होना चाहिए, ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, इंपीचमेंट कैसा होना चाहिए, डाइवर्सिटी का क्या प्रोविजन होना चाहिए, और पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स का क्या कूलिंग पीरियड और क्या प्रोसीजर होना चाहिए, सारा क्लियर नहीं है। इसके वजह से जजेस आर जजिंग देमसेल्व्स, दे आर जज अनटू देमसेल्व्स, जो है ये एक बहुत बड़ा डिक्टेम है कि यू कैन नॉट बी जज अनटू योरसेल्व्स। और हमारी जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं है, पार्लियामेंट को भी अकाउंटेबल नहीं है। वैसा देखा जाए तो इंपीचमेंट का प्रोविजन है, लेकिन इंपीच करने के लिए 100 मेंबर पार्लियामेंट्स लगते हैं लोकसभा में, और 50 यानी 20% ऑफ द एमपीज इसको रिजोल्यूशन को मूव करने के लिए। तो ये सारी चीजों के वजह से ये जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलना इसको ठीक नहीं है। ये जुडिशरी ये एनक्रोचमेंट कर रही है पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के डोमेन को, और ये सबसे बड़ा हथियार हो गया है रूलिंग कम्युनिटी के हाथ में, रूलिंग क्लास के हाथ में, कि भाई भारत को यदि रूल करना है तो जुडिशरी से रूल किया जाए। तो मैं समझता हूं इसलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी एंड डाइवर्सिटी के प्रोविजंस को लाने की जरूरत है। जी सर। सर यूरोपियन कंट्रीज में जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है इन द फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस, क्या एफर्मेटिव एक्शंस या रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भारत में प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने जो मेरे ह्यूमन राइट्स के जो 2 बिल बनाए हैं और इंडिजिनस राइट्स के भी जो बिल है, उसमें ऑलरेडी इसका प्रोविजन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट कर दिया जाता है तो आसानी से जो है वो लाया जा सकता है, और वो होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अभी मैं हरून कमेटी का रिपोर्ट आया 2019 का, हुरून कमेटी रिपोर्ट, कि भारत में 993 जो इंडिविजुअल्स है जो अरबपति खरबपति है, उनके पास भारत के जीडीपी का 27% जीडीपी है। यानी अगर मैं कहूं कि अभी हमारा रफली जीडीपी 200 लाख करोड़ है,
उसमें से 54 लाख करोड़ रुपया ये जो है वो ये केवल 953 लोगों के पास में है। और यदि आप लिस्ट ऑफ ये 1000 जो लोग हैं अगर देखेंगे, टॉप 1000 लोग जो अरबपति खरबपति है, उसमें आपको SC ST OBC का, माइनॉरिटीज का, DNT का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। महिलाएं भी बहुत कम है उसमें। तो भारत में जो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जो है या अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर जो है वो लाने की जरूरत है तब तक के जो है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब श्रिंक हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का रेशियो भारत में अभी जो है 4% भी नहीं है। तो आप जो है रिजर्वेशन यानी आपके टोटल जॉब्स में 2-2.5% के ऊपर नहीं होंगे SC ST OBC को। सारा जो जॉब्स है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में है, 83% से 87% से ज्यादा। तो इसलिए अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलरेडी मैंने जो बिल्स बनाए उसमें इसको मैंने बना दिया है, पर अब इश्यू है इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके लाना पड़ेगा और उस पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत है देश। जी सर। सर अभी ये सब जो बिल्स आपने सबमिट किए हैं या बहुत सारे आपने आंदोलन भी किए हैं, हमारे बहुत सारे अन्य सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन भी इसके लिए रास्ते पे आके आंदोलन कर रहे हैं। सर इसको एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ API सर हमारे पास क्या रणनीति है ताकि इस चीजों को जो लोग चाहते हैं, जो संगठन चाहते हैं, समाज चाहता है, वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे और ये सब जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाए। देखिए, पहला स्टेज तो है कि इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके इंट्रोड्यूस किया जाए, और जब ये प्राइवेट मेंबर बिल करके इंट्रोड्यूस हो जाए तब फिर इसके ऊपर में जो जो लोग इसको चाहते हैं कि इस तरह का जो है वो बदलाव हो देश में, तो वो जो है वो API के जो गाइडेंस में जो है वो देश लेवल पर और राज्य लेवल पर जो है इसको बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो पहली कोशिश तो ये है कि पहले प्राइवेट मेंबर बिल करके इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि अगर बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा और अगर केवल हम पार्लियामेंट के बाहर इस पर आवाज उठाएंगे तो बीजेपी तो इसको बिल लाने वाली नहीं, कांग्रेस लाने वाली नहीं है, और इतने सालों में इन्होंने ऐसे कोई जो फंडामेंटल चेंजेस के लिए काम नहीं किया है 102 के ऊपर अमेंडमेंट होने के बावजूद। तो फर्स्ट effort should be to introduce a private member bill in the parliament. That is what I'm trying for. And once you see this bill is introduced, it would become a record of the parliament. And this record of the parliament becomes a record of the International Parliamentary Union. यानी पूरे दुनिया में पता चलता है कि किस तरह के बदलाव के जो है वो बिल्स जो है वो लाए जा रहे हैं। And after that, you see, we can go for a public, campaign. What you call in your common term as the, Jan Andolan. We can do the Jan Andolan after that. उसके बाद किया जा सकता है। The first step is to introduce the bill. ओके सर। सर क्या हम जान सकते हैं कौन से आपने प्राइवेट बिल सबमिट किए और उसके ऊपर संसद में चर्चा हुई है? नहीं, अभी उसको लाने की तैयारी हो रही है, और 1-2 MPs मेरे कांटेक्ट में है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु से थोल तिरुनावलम जी जो है उन्होंने मुझसे कहा है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी तो पार्लियामेंट कोरोना की वजह से डिले हुआ, अभी देखो सितंबर में स्टार्ट होता है, तो मैं कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। मैंने बिल बनाकर पूरे तैयार कर रख लिया है, और लास्ट जब पार्लियामेंट का आखिरी दिन था शायद उन्होंने कुछ प्रयास भी किया था इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ बिल्स को, पर उसको नंबर वगैरह मिला या नहीं मिला मुझे कंफर्म करने की जरूरत है। जो मुझे लगता है 2-4 दिन में पार्लियामेंट फिर सेशन में आ रहा है तो तब पता हो जाएगा। और मैं बिल्स तो ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 बिल इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने के लिए, 2 बिल ह्यूमन राइट्स के लिए, 2 बिल आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाने के लिए, और 2 बिल आरक्षण को मजबूत करने के लिए बनाए। जी सर। सर फिर से हम वही विषय पे आते हैं, रियल रिप्रेजेंटेशन के। सर अगर इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स भी हो जाते हैं, सीट्स या जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम भी आ जाती है, या सीट्स SC ST के भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारे सही प्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में ही नहीं चुन के जाते हैं और हमारे समाज की समस्याएं वैसे के वैसे रह जाती है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए रियल रिप्रेजेंटेशन के लिए? जहां तक मुझे याद है 1937 का जो इलेक्शन हुआ था मुंबई विधानमंडल का, मुंबई विधानमंडल में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से
18 उम्मीदवार खड़े किए थे, और वो जो सिस्टम थी रियल रिप्रेजेंटेशन भेजने की, वो सिस्टम के माध्यम से 18 में से 16 एमएलएस बाबा साहब के चुन के आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर, सही मायने में रियल रिप्रेजेंटेटिव रिफॉर्म्स होने के बाद भी जाने चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके सुझाव क्या है? दो चीजों पे इसमें करूंगा। पहले एक बात क्लियर कर लूंगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को रखना नहीं है, उसको चेंज करना है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाना है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जगह 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी लाना है। और 700 लगभग सीटें जो है 752 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम में लाना है। 748 सीटें जो है एफपीटीपी के 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, एफपीटीपी को रखना नहीं है, इसको हमको रिफॉर्म करना है, इसको हमको चेंज करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने 1937 का इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो इलेक्शन कहा, जिसमें जो है 17 सीटें लगभग आई थी, सीपीएन बिहार से भी जो है उस समय सीटें जीती थी, और मैंने पुनः पैट के बुक में सब रिकॉर्ड किया है उसमें सारी चीजों को। पर हमें यह ध्यान देना होगा कि वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं था, वो भी चुनाव ज्वाइंट इलेक्टोरेट में हुआ था। ये एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बॉम्बे और भंडारा का इलेक्शन जो डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से ही आ रहे हैं। ये एक बात जो है जिसको हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। यदि एफपीटीपी नहीं होता तो 1956 के बाद जो चुनाव हुए, 52 और उसके बाद में जो चुनाव हुए 5 साल बाद 57 में, उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 10 एमपी से ज्यादा आए होते। इसका कैलकुलेशन जो है मैंने जो है कहीं तो भी कर जो है वो बताया है कि कितना परसेंट वोट था और कितने उनके एमपीज आए होते। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम संविधान सभा में जो बगैर रिसर्च किए, बगैर ध्यान दिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 जनवरी 1949 को जब सैयद कमरुद्दीन ने कहा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होना चाहिए, और केटी शाह और कुंजरू ने और अली बेग ने उसको सपोर्ट किया था, अमेंडमेंट नंबर आई फील 1415, उसके ऊपर संविधान सभा में और बुरा मत मानिए इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो रिसर्च नहीं किया और पीआर सिस्टम को नहीं बोल दिया, एफपीटीपी को जो यस किया, उसी के वजह से जो है 52 और 54 का चुनाव जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को भी स्वयं हारना पड़ा। ये एक बड़ा फैक्चुअल एनालिसिस है जो मैं आज आपके आगे कर रहा हूं। ये रही बात हिस्ट्री की। अब आपने कहा कि हम जो है ये तमाम रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम आ जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात समझिए, बीजेपी कांग्रेस अपने बलबूते पर कभी मेजॉरिटी में नहीं आ सकती इस सिस्टम में। उनको जब तक 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, उनकी 272 सीटें या 1500 में जो है वो 751 सीटें नहीं आएंगी उनको। ये एक पहली बात है जिसको हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। दूसरा, एपीआई जैसी पार्टीज या और जो पार्टीज है उनके 5-10 एमपी जरूर पार्लियामेंट में आ जाएंगे, ये सिस्टम यदि आता है तो, क्योंकि केवल 0.115% वोट भी मिल जाए, यानी आपको लगभग 9 लाख भी वोट मिल जाए देश में, तो आपके 3 एमपी से ज्यादा आएंगे। अभी जो है अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे तो शायद अगर मैं प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी थी उनका अगर मैं देखूं तो उनको लगभग जो है 32 लाख के ऊपर कुछ वोटिंग था, लेकिन उनका एक भी एमपी नहीं आया। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि नेशनल लेवल पे 2-3 अच्छी पार्टीज चाहिए। यू सी द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनरी। जब तक नागरिकों की क्वालिटीज जो है इसमें इंप्रूव नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये अनफॉर्चुनेटली संविधान सभा में भी किसी को नहीं समझी, और उसके बाद की पॉलिटिकल पार्टीज भी जितनी रही है, जो भी नाम रहेंगे, मैं नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं हूं, चाहे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ भी दूं तो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, बीएसपी थी, महाराष्ट्र के अंदर में बहुत सारे आरपीआई के नाम से करने वाले लोग थे, उनको ये बातें कभी समझ में नहीं आई। व्हाट डज इट शोज कि हमारा जो पॉलिसी का स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स का स्टडी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टडी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टडी है, एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्ट्री का जो है वो स्टडी है, कल्चर का जो स्टडी है वो वीक है, ये शो करता है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डेवलप होने की जरूरत है, और वो स्टेट लेवल पर होकर नहीं चलेगा, राष्ट्रीय लेवल पर जब तक देश में 2-3 अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं डेवलप होती तब तक सही रिप्रेजेंटेटिव जाकर देश में जो आमूलाग्र बदलाव लाने हैं उसमें हरदम जो है वो हमको दिक्कत रहेगी। तो अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को हम उस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ऑल इंडिया पार्टी
मोमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो पहली पार्टी है जो साइंस के ऊपर और ह्यूमैनिज्म पर बेस्ड है, जिसने पॉलिसी को क्लियरली डिक्लेयर किया है। और अभी हम 20 राज्यों में पहुंचे हुए हैं और कई कम्युनिटीज के लोग जो है इसके अंदर में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। और अभी हम 2024 में कुछ सीटों को जीतने की अलग से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर ये होता है, अगर हमको पार्लियामेंट में एंट्री मिलती है, तो ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं इसको बहुत गति आ जाएगी देश। जी सर, मेरी तरफ से अभी आपको एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद पूछूंगा, फिर श्रोताओं से हम कुछ सवाल लेंगे। सर, प्लीज। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का आपने जिक्र किया, सॉरी, क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप या सर, क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स तो तब तक निर्माण नहीं होगा या क्वालिटेटिव सिटीजन्स नहीं निर्माण होंगे जब तक यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेंज नहीं होता है। और अभी और 1500 साल हमको अंधेरे में, बहुजन समाज को अंधेरे में रखकर इन्होंने फिर से, ये गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी नई बनाई है। सर, उसके बारे में वो क्या वह नई एजुकेशन पॉलिसी क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स बना पाएगी? दो चीजें मैं इसमें फिर से डिवाइड करूंगा। एक, यदि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं, जहां से एक्चुअल जो है डेमोक्रेसी का उदय हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, तो हम देखेंगे कि यूरोप के अंदर में उस समय में बहुत बड़े लेवल पर एजुकेशन का स्प्रेड नहीं था, लेकिन यूरोप के अंदर में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुआ, और जिसको हम एरा ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, यानी इंसान को इंसान के नजरिए से समझा जाए, धर्म के नजरिए से नहीं, या दर्शन या तत्वज्ञान के केवल नजरिए से नहीं, जो है वो थिंकिंग डेवलप हुआ। और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अमेरिका में जो है वो अमेरिकन जो है वो रेवोल्यूशन हुआ, और ये पूरा हिस्ट्री है। यानी केवल एजुकेशन से डेमोक्रेसी आई, ये मानना जो है वो सही नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो एक साइंटिफिक थिंकिंग से जो है, और सारे लोगों का अच्छा हो, डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो, उसके लिए किस तरह का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए, ये विचार से जो है वो डेमोक्रेसी का उदय हुआ। ये हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन सिखाता है, या ब्रिटिश रेवोल्यूशन भी जो हुआ उसके पहले जो है वो ये बात हमको सिखाता है, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये एक पहला इश्यू है। दूसरी बात जो है, जहां तक एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है सवाल है, मैंने आवाज इंडिया टेलीविजन को एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू दिया इसमें, जो लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू है, तो वो उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहूंगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, जो 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 34-35 साल बाद में आई है, ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े वीकनेसेस है। तो जो बड़े वीकनेसेस है उनको मैं बताऊंगा। अगर वो वीकनेसेस हटा दिए जाए तो फिर ये एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में अच्छी है। वीकनेसेस जो है वो ये वीकनेसेस है कि ये एजुकेशन पॉलिसी नॉलेज को प्रमोट नहीं करना चाहती। ये एजुकेशन पॉलिसी लैंग्वेज और कल्चर को जो है वो प्रमोट करना चाह रही है। यहां सबसे बड़ा जो है वो दिक्कत है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और वेरियस नॉलेजेस को और ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करने के बजाय वो संस्कृत को, भारतीय भाषाओं को, भारतीय कल्चर को, भारतीय ट्रेडिशन को प्रमोट करने की बात कर रही है। यहां इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेजर वीकनेस है। दूसरा मेजर वीकनेस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है कि इसकी जितनी कमीशन एंड कमिटीज बन रही है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से लेकर नीचे तक, उसमें डाइवर्सिटी या रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन नहीं है। ये दूसरा वीकनेस है। तीसरा, इसमें जो है, जो विद्यार्थी है या प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है या स्टूडेंट्स है, पीपल्स है, उनके लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स का और स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव एक्शन मेजर्स का जो है वो प्रोविजन नहीं है। ये तीन बड़े मेजर वीकनेसेस है इस शिक्षा नीति के। मैं समझता हूं उसकी वो भारत को अमेरिका, चाइना के बराबर लाकर खड़ा नहीं कर पाएगी। ये एक बड़ा वीकनेस है, और इसके ऊपर जो है अभी मैंने बात की है, देखते हैं अभी थोड़ा थोड़ा जैसे स्प्रेड होगा तो लेट अस सी, क्योंकि 5-5 साल में रिव्यू की भी बात इसमें की गई है, तो हम जब इस पर और ज्यादा एक्शन लेंगे तो कुछ सुधार आ सकता है कि इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी सर, अभी मेरी तरफ से आखिरी सवाल, फिर जो श्रोतागण हैं उनसे हम कुछ सवाल लेंगे। सर, अभी आपका जो कार्य चल रहा है बहुत बड़ा कार्य है, और इसे
मजबूत करने की आवश्यकता है। सर, क्या हम जान सकते हैं एपीआई के इस कार्य को और दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए और विस्तारित करने के लिए जो अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठन है समाज में, उनको साथ लेने की क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? अगर बनाई है तो क्या समाज को पता चले, ताकि एटलीस्ट नेतागण इकट्ठा ना आए, समाज तो इकट्ठा आ जाए। देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, एसोसिएशंस के विषय में तो मैं उतना बात नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक है, वो अपना काम करते हैं, उनकी कुछ लिमिटेड जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जरूरत होती है, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में जाना है और अगर जॉब गिवर्स बनना है या ओनर्स बनना है, तो वी शुड बिकम लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड यू सी एंटरप्रेन्योर्स एंड जॉब गिवर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बात है। तो इसलिए जो है मैं सामाजिक संस्थाओं के लिए तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे ध्यान से वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सामाजिक संस्थाओं का काम जो है, ठीक है, वो अच्छा हो सकता है, पर वो एक्चुअल इंडिया को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको वेस्टेज ऑफ टाइम मानता हूं, या राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नहीं है वो। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो हम स्वयं जो है एक लिमिटेड अलायंस जो है वो करने के जो है वो पॉलिसी अभी अडॉप्ट कर रहे हैं वेरियस राज्यों में या नेशनल लेवल पर। हम ये देख रहे हैं कि मिनिमम लेवल पर जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म पर या ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर, या थोड़ा जो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स है उसको लेकर जो चल रही है, तो इसको मिनिमम वे में जो एग्री करेगा, तो उनके साथ हम लिमिटेड अलायंस करने का जो खुद जो है एपीआई के नेतृत्व में प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी बातचीत कई राज्यों में हमारी कुछ पार्टीज के साथ चल रही है। लेट अस सी कि वो कैसा फॉर्म आता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इन बात को एग्री करती है, मिनिमम लेवल पे क्यों ना हो, भले उनका अपना कुछ और एजेंडा हो सकता है, वैसे तो एपीआई का पॉलिसी इतना वास्ट है कि वो हर चीज को कवर कर लेता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एपीआई के नेतृत्व में लिमिटेड अलायंस के लिए पहल कर सकती है, हम उसको वेलकम करेंगे। और सामाजिक संस्थाओं से मैं कहूंगा, आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमको पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको 365 डेज पॉलिटिक्स में रहना पड़ता है और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना पड़ता है, तब जाके आप कहीं उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। इलेक्शन के समय में 15 दिन में आप वो काम नहीं कर सकते। इसलिए जो है 365 डेज पॉलिसीज पर और पॉलिटिक्स पर काम करने की जरूरत है, ये मैं उनसे कहूंगा। मैं पार्लियामेंट जाने की सुनील जरूरत है, भालेराव। असेंबली जाने की जरूरत है। जी जी। मैं सुनील भालेराव, नेशनलिस्ट नेटवर्क फेडरेशन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और भी हमारे कुछ श्रोतागण हैं जिनको सवाल पूछने हैं। मैं भुजबल जी से विनंती करूंगा तो वो श्रोताओं के जो सवाल है वो सवाल के ऊपर फोकस डाले। धन्यवाद। भालेराव जी, थैंक यू, अच्छे सवाल पूछे आपने, प्लीज कंटिन्यू। मानकर सर, कुमार मनोज का सवाल है, सारे बहुजन तो झंडा ढोने और जिंदाबाद के नारे लगाने में खुश महसूस कर लेते हैं, तो लोग क्या है ये तंत्र में क्या खाक पहुंचेंगे, इसका जो सवाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर ऐसा कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारी बातें बहुत व्यापक तौर पे बोली है कि भारत में कैसा बदलाव आ सकता है पूरे तौर पर, उसको किस तरह का पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। तो मैं किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको साइंटिफिक व्यू लेना चाहिए, पॉलिसी का व्यू लेना चाहिए और अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। मैं समझता हूँ उससे पूरी पॉलिटिक्स इंप्रूव होगी देश में, और छोटी पार्टी भी हो, स्टेट लेवल की भी हो, यदि वो करे तो भारत की पॉलिटिक्स इसमें इंप्रूव होगी। बस इससे ज्यादा मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपने अभी जो पूरी सारी बातें बताई है कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे उनका जो सवाल जवाब जो है आपने पूरे इसमें दे दिया है। तो मैं आपसे अभी जो जागृति न्यूज के ऊपर से आप लोगों को जागृत करने का काम किया है, हमारे जागृति न्यूज को समय दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और बार बार जागृति न्यूज को समय देंगे इसी आशा के साथ, और फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जागृति न्यूज आपने अच्छा प्रयास किया, और कोई भी मेजर इश्यूज रहे इंडिया के तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। सिर्फ मेरा टाइम शेड्यूल आपको मैच करना है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू टू डू इट। सोशल मीडिया इज द मीडिया ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमारा मीडिया नहीं रहा है, लोकतंत्र का, लोगों का मीडिया वो नहीं रहा, सोशल मीडिया हमारा मीडिया है। प्लीज इसको बड़ा कीजिए आप।
Thank you. Thanks a lot. Okay, thank you, sir. So nice of you. Thank you. Thank you. Okay.